नमस्कार दोस्तों, मैं टीसी न्यूज़ चैनल से अमित कुमार आप लोगों के सामने चुनाव का महासंग्राम 2024 को लेके और आगे चल के मेरी आपके साथ फेस टू फेस 2024 को लेके चुनावी रण को लेके आती रहेंगी वीडियो। तो आप लोग ना बने रहना और बहुत अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग आपको ग्राउंड की रिपोर्टें बहुत जल्दी सबसे पहले आपको मिलेंगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं मायावती जी पे। बहन मायावती यूपी के अंदर उन्होंने अपना एक चुनाव को की रणनीति को लेके एक ऐसी इंजीनियरिंग का कारनामा पेश किया है जिसे देखकर इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों के दोनों भौचक्के रह गए हैं और उनको उम्मीद थी ही नहीं कि बहन मायावती इस तरीके से खेला कर देंगी। और इस खेले को लेके अब आपके सामने ना कुछ तथ्य पेश करता हूं जो बताता हूं कि आपको लगेगा कि यार कि किस तरीके से बहन मायावती ने आगे चल के अपना किसी के साथ भी अलायंस क्यों नहीं किया, क्योंकि सबके मन में यही भाव है कि कुमारी मायावती ने बाकी दोनों गठबंधनों के साथ क्यों अलायंस नहीं किया, क्योंकि इसको लेके ना सबके मन में एक बहुत बड़ा संशय बना हुआ है। उनकी एक्चुअल में उनके माइंड में एक अलग लेवल की राजनीति चल रही थी। वो चाहते थे कि इलेक्शन से पहले और डेट डिक्लेयर होने से पहले पहले जितने भी पार्टियां वो अपनी सारे कैंडिडेट की ज़्यादातर सीटें घोषित कर देंगी। तो उन्होंने क्या करना था, उनके माइंड में क्या प्लान था कि उनकी सीटों उनके कैंडिडेट को देखते हुए और एक समीकरण को, जातीय समीकरण कह दो या एरिया बहुल के अंदर जो जहां जहां आते हैं उनके समीकरणों को देखते हुए कि किस साइड पे किसका बहुल इलाके हैं। सपोज जैसे कहीं दलित का है, कहीं मुस्लिम वोटों का बहुल एरिया है, वहां पे उसके जातीय समीकरण को देखते हुए उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे। अब जैसे इन्होंने बसपा ने 2 लिस्टें जारी करी हैं। पहली लिस्ट जारी करी है 16 प्रत्याशियों की और दूसरी लिस्ट जारी करी है 9 प्रत्याशियों की। और 16 प्रत्याशियों की लिस्ट के अंदर से जो पहला इनका प्लान है कि जो पहले चरण में इलेक्शन होने हैं यूपी के, वो वेस्टर्न यूपी के होने हैं। और वेस्टर्न यूपी के इलेक्शन के अंदर इन्होंने जो प्रत्याशी उतारे हैं उनमें 7 मुस्लिम प्रत्याशी हैं और ऐसे मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिए जिसकी वजह से एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन दोनों के दोनों बड़े हैरान और परेशान है कि क्या करें, क्योंकि अब उन्होंने भी सीटें तो डिक्लेयर कर ही दी हैं, तो अब उनके पास कोई चॉइस नहीं है अपनी सीट मतलब प्रत्याशियों को बदलने को लेके। तो सोचने की बात यह है कि क्या रणनीति खेल दी और क्या खेला खेल दिया, सबकी समझ से बाहर जा रहा है। तो अब देखना होगा कि आगे चल के इलेक्शन में 2024 के रण में बसपा क्या खेला खेलने जा रही है। तो आगे हम अपनी न्यूज़ पे फिर दोबारा से बनते हैं, कहीं भटके ना। तो इसमें एक चीज़ एक देखने वाली है जो इन्होंने उतारे हैं। जैसे पहली लिस्ट के अंदर इन्होंने क्या किया, 8 स्वर्ण प्रत्याशी उतारे हैं पहली लिस्ट में। मतलब स्वर्णों को भी उनका पूरा टारगेट है कि छोटी जाति हो, बड़ी जाति हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, हर जाति को उन्होंने कवर अप करना है, उनका पूरा फोकस है। पहले क्या करते थे कि बसपा का एक टारगेट होता था दलित, दलित तो है ही है। अब की बार उनका पूरा टारगेट है स्वर्णों को भी टारगेट करना। स्वर्ण सबसे ज्यादा बीजेपी के खाते के होते हैं, तो उनका बीजेपी और इंडिया गठबंधन दोनों के खाते से वोट को लेके आने का मकसद है। और यही वजह थी, मैं पहले से बार बार आप लोगों को कह रहा था कि एकला चलो की रणनीति बसपा की अपने आप में एक लाजवाब है। और इसी को देखते हुए आपने देखा होगा कि इंडिया गठबंधन के अंदर भी पहले जितने उनके अलायंस थे धीरे धीरे वो टूटते चले गए। जैसे कि अब आपने देखा आरएलडी भी चली गई थी उनसे टूट के। उसके अलावा एक दो पार्टियां छोटी और गई हैं टूट के, उनसे अलग पार्टियां गई हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को संभालने में अखिलेश यादव कहीं ना कहीं चूके हैं। और चूकने का कारण क्या है, हर किसी की महत्वाकांक्षा जो होती है ना, वो इंसान को कुछ सही और कुछ गलत फैसले लेने पे मजबूर कर देती है। तो अभी मैं अपने उसी पॉइंट पे वापस आता हूं कि पहले लिस्ट के अंदर से 8 स्वर्ण प्रत्याशियों को दिया है, 7 मुस्लिम प्रत्याशी हैं, 3 ओबीसी हैं,
7 अनुसूचित जाति के कैंडिडेट हैं। अब आप ये देखिए दोस्तों कि जो इन्होंने बसपा के कैंडिडेट हैं, वो बसपा के कैंडिडेट कितनी सफाई से उन्होंने हर जाति को कवर कर लिया। उन्होंने सोनों को भी कवर करा, उन्होंने मुस्लिम को भी कवर करा, उन्होंने ओबीसी और अनुसूचित जाति को भी। मतलब जो सपा प्रमुख अखिलेश यादव कहते थे कि पीडीए, पीडीएए, बाद में फिर उन्होंने एक ए और जोड़ दिया। तो उनका वो जो नारा था, उन्होंने तो अपनी तरफ से उसको पूरा करने की कोशिश नहीं करी, पर बसपा ने उसको पूरा करने की बहुत कोशिश करी। उन्होंने हर जाति के, हर वर्ग के लोगों को अपने साथ लेके चलने की करी है। और उनका यही मकसद है कि जिस तरीके से वो आगे काम को बढ़ाना चाह रहे हैं 2024 के इलेक्शन की कमान संभाल के, और बहुत ही समझदारी से, और इसे कहते हैं आर्किटेक्चरल, मतलब राजनीति, आर्किटेक्चरल राजनीति होती है इसे। मतलब एक बड़े सुंदर तरीके से उसको सीट बाय सीट सामने वाले प्रत्याशी को देखते हुए अपने प्रत्याशियों की काबिलियत को सामने रखना। उसमें क्या होगा कि सपोज एक ने, ए ने और बी ने, दोनों ने एक प्रत्याशी उतारे एक अलग अलग लेवल के। अब उन्होंने ग्राउंड पे उसका सर्वे करा कि इन दोनों की क्या पॉपुलैरिटी है, उसके हिसाब से अपना एक नया कैंडिडेट निकाल के बाहर लाए जो इन दोनों को टक्कर दे करके अपनी जीत को सुनिश्चित कर सके। तो बहुत अच्छे लेवल पे इन्होंने राजनीति करी है बसपा ने अब की बार, और वाकई में देखने वाली राजनीति है इनकी, और बहुत समझदारीपूर्ण। जिसके अंदर एक चीज और देखने की चाहेगी, देखेंगे दोस्तों कि दूसरी लिस्ट में जो इन्होंने कैंडिडेट उतारे वो भी बड़ी देखने की चीज है। आप ये देखिए, 4 एससी कोटे से है, 2 ब्राह्मण भी है। देखो, ब्राह्मण को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, सोनों को पकड़ लिया, ब्राह्मणों को पकड़ लिया, अनुसूचित जाति को पकड़ लिया, अनुसूचित जनजाति को पकड़ लिया, मुस्लिम को, तो बचा कौन? सारी कैटेगरी को उन्होंने ले लिया। तो उनके लिए कोई ये नहीं कह सकता कि ये एक स्पेसिफिक रीजनल पार्टी है, ये सबको लेके चलने वाली पार्टी है। और इस पार्टी को लेके और सारे के सारे, तभी इंडिया और एनडीए गठबंधन दोनों के दोनों इनकी रणनीति को लेकर ज्यादा परेशान हो रहे हैं। अब इनके पास इनका कोई तोड़ नहीं है, तो देखना होगा ये इनका ज्यादा नुकसान किसको मिलता है, इंडिया गठबंधन को मिलता है या एनडीए गठबंधन को मिलता है। क्योंकि इंडिया गठबंधन के ज्यादातर जो वोटर, कोर वोटर है, वो है मुस्लिम वोट और अनुसूचित जाति का भी वोट है। पर अब अगर मुस्लिम वोट छटक के बसपा के पाले में आता है और सोनों का भी वोट आता है, तो और बसपा का अपना एक कोर वोटर अलग है, तो अगर तीनों को मिलाते हैं तो एक अच्छी मेजोरिटी बिल्ड होती है। और वो मेजोरिटी बिल्ड होने से कहीं ना कहीं इनको काफी सीटों में बसपा को फायदा मिलेगा। इसका टोटल नुकसान इंडिया गठबंधन को मिलने जा रहा है। तो दोस्तों, इसके अंदर एक चीज और आपने देखी होगी, दानिश अली है जिनको मायावती ने निष्कासित किया। वो क्यों किया? क्योंकि उनका जो माइंडसेट था वो पार्टी लाइन से अलग चल रहा था। वो गलत तरीके से ग्राउंड पे मैसेज दे रहे थे। तो बसपा सुप्रीमो ने इसके एक मिसाल पेश करी, उनको बाहर का रास्ता दिखा के, और ये पेश करी कि भाई हमारे पार्टी में अनुशासन की बड़ी वैल्यू है और हम अनुशासन से बाहर जा ही नहीं सकते। यही सबसे बड़ी खासियत है बसपा में। और दोस्तों, ये भी देखने वाली बात है कि उन्होंने दानिश अली की जगह मुजाहिद हुसैन पर ही भरोसा दिखाया। उन्होंने ये नहीं किया कि मुस्लिम प्रत्याशी को हटा के कोई और प्रत्याशी लाए, वो मुस्लिम प्रत्याशी को हटा के मुस्लिम प्रत्याशी लेके आए। क्योंकि उनको पता है जिस जगह से उनको अमरोहा से है, वहां अमरोहा एक ऐसी सीट है वहां पे मुस्लिम बहुल एरिया है, और मुस्लिम बहुल एरिया होने के साथ साथ वहां पे अल्पसंख्यक भी बहुत है, मतलब अनुसूचित जाति के और पिछड़े लोग भी वहां पे बहुत है। तो ये एक बड़ा वोट बैंक है। तो बसपा की रणनीति बहुत साफ है और बहुत क्लियर है, और इसे कहते हैं मौके पे चौका मारना। उन्होंने मौके पे चौका मारा है जिसे कोई समझ नहीं सका। ये है बसपा की रणनीति।
तो दोस्तों आगे बने रहना, मेरी वीडियो इससे भी अच्छी और इससे लाजवाब इन्फॉर्मेटिव आपको मिलती रहेगी।